पर अब जब आप एक बार फिर उम्मीदवार बन के मैदान में हैं, तो आपका विजन क्या है कुरुक्षेत्र को लेकर? तो आपने जो कहा ना कि ये उनकी बीजेपी की राजधानी रही है, यही आपकी गलतफहमी है। आज हरियाणा प्रदेश को और इस देश को भाजपा ने लूट करके खा लिया। या तो मोदी जी ने झूठ बोला, अरे या वो चोर है तो फिर मोदी चोर और चक्कों को टिकट कैसे दे रहे हैं? यहाँ पर रीजनल पार्टीज कमजोर क्यों हुई? क्यों लोगों का विश्वास जो है कम होता जा रहा है? और क्यों आपको ये अब दोबारा से जाके बताना पड़ रहा है लोगों को भी कि रीजनल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा? शराब घोटाले को लेकर विधानसभा में भी आपका रुख देखा था, लेकिन उस घोटाले में कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया। देश में मौसम का तापमान भी गर्माता जा रहा है और राजनीति का तापमान भी लगातार गर्माता जा रहा है। और जब राजनीतिक तापमान की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया को नहीं भूल सकते। नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो हरियाणा की राजनीति को नहीं भूल सकते। और अगर हरियाणा की राजनीति का जिक्र होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला का भी जिक्र जरूर होगा। आज हमारे खास प्रोग्राम जनता की अदालत में चौधरी देवीलाल के पोते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और हरियाणा के दिग्गज नेता अभय चौटाला जनता की अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। चौटाला साहब, स्वागत आपका दैनिक सवेरा के इस खास प्रोग्राम में। जनता की अदालत है, जनता आपसे सीधा सवाल भी करेगी और आप अपना पक्ष जनता के आगे रखेंगे और ये बताएंगे कि कुरुक्षेत्र से आप इस बार उम्मीदवार हैं इनेलो के। एक बार फिर कुरुक्षेत्र की धरती पर आप उम्मीदवार बनकर के आए हैं। लोग आप पर 25 मई को भरोसा करना है उनको, अगर आपको वोट देनी है तो कुरुक्षेत्र को लेकर के इस बार चौटाला साहब का विजन क्या है? जहाँ तक वोट का सवाल है, कल मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था और नॉमिनेशन के अंदर मैंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि भी आप सब लोग आना, ताकि नॉमिनेशन के बाद हम आपस में बैठ करके तय करेंगे कि किसकी क्या क्या जिम्मेवारी। बुलाई तो एक सभा थी कार्यकर्ताओं की जो रैली में तब्दील हो गई थी। आपके अपने अखबार ने बहुत बड़ी उसकी एक पिक्चर लगाई है और उसने उसमें लिखा है सवन कि आज तक के कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी रैली है, चुनावी रैली जो है। और उसमें हम ये मान के चलते थे कि 10-15 हज़ार लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनकी व्यवस्था करी बैठने, लेकिन वो लाखों में तब्दील हो गई थी। बहुत संख्या में लोग आए थे, वो मुझे आशीर्वाद देने आए थे, मुझे अपना सहयोग और समर्थन देने आए थे। उन लोगों ने कल इस बात पे मोहर लगा दी और पूरे प्रदेश में, देश में एक मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से रही है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आप धर्म क्षेत्र कहते हैं, दुनिया में उसकी एक अपनी पहचान है। यहाँ पे हमेशा अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई हुई है। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। कौरवों की संख्या तो बहुत बड़ी थी, लेकिन पांडव जो थे वो सच्चाई पे खड़े होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ हमेशा सच्चाई की जीत हुई है। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग जो है वो लुटेरे हैं। कमेरे और लुटेरे वर्ग के बीच की लड़ाई है। तो फिर मान के चलो, हर व्यक्ति जो है इस धरती पे, कुरुक्षेत्र की धरती का जो है वो कमेरे के साथ जुड़ा हुआ है। कोई दुकान करने वाला है, उसका कामकाज भी कमेरे वर्ग के लोगों के साथ चलता है। ये दो लोग यहाँ लोगों को लूटने के लिए आए हैं। लोगों ने फैसला कर लिया कि बारी बारी इनकी बातों में नहीं आएंगे और अब की बार इनको बड़ा सबक देंगे। इनको जहाँ एक को सत्ता से बाहर करेंगे, दूसरों को सत्ता के नज़दीक फटकने भी नहीं देंगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र पिछले 10 साल से, क्योंकि अब तो सीएम भी वहाँ का ही है, एक राजनीतिक हम कह लें कि अगर राजधानी भी रही है बीजेपी की, तो लगता है कि आपको वो उनका दावा है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए बहुत सारा विकास किया है, बहुत सारे काम किए हैं। पर अब जब आप एक बार फिर उम्मीदवार बन के मैदान में हैं तो आपका विजन क्या है कुरुक्षेत्र को लेकर? पहला तो आपने जो कहा ना कि ये उनकी बीजेपी की राजधानी रही है, यही आपकी गलतफहमी है।
इस कुरुक्षेत्र में मैक्सिमम लोकसभा के मेंबर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बने हैं। केवल 2 या 3 चुनाव कांग्रेस ने जीते, 1 भाजपा ने जीता है, 2 भाजपा ने जीते, मैक्सिमम हमारे जीतते रहे। अच्छा। एमएलए भी मैक्सिमम हमारे जीते हैं कुरुक्षेत्र और कैथल में हमेशा। ये तो हमारा राजनीतिक गढ़ रहा है। यहाँ के लोगों ने तो हमेशा हमें बड़ी ताकत देने का काम किया है। विजन और काम की जहाँ तक सवाल और बात है, जिस गांव में आप बैठे हो, इस गांव के अंदर सेम की बहुत बड़ी समस्या थी। लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा इस प्रदेश में। उन्होंने इनकी सेम की समस्या का कभी समाधान नहीं किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर बने 2002 में इस गांव में आए थे और गांव के लोगों ने अपनी समस्या बताई थी कि हमारे यहाँ तो खाने को दाने भी नहीं होते। उन्होंने उसी वक्त आदेश दे दिया था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब कैथल के दौरे पे आऊँगा उससे पहले इनकी सेम की समस्या का समाधान होना चाहिए। और समाधान हुआ। इस बात के गवाह गांव के लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको। विजन का सवाल है। आज हरियाणा प्रदेश को और इस देश को भाजपा ने लूट करके खा लिया। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो हमारे थे वो भाजपा ने बेच दिए। रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई कंपनियां बेच दी। उसके अलावा बैंक बेच दिए, बैंक के साथ साथ ऑयल कंपनी बेच दी और इंश्योरेंस कंपनी बेच दी। बड़े घरानों के लोग जो थे, जिनको हम लुटेरा वर्ग के लोग कहते हैं, जो बैंकों से लोन लेते हैं और सिक यूनिट दिखा करके पैसा खा जाते हैं, उनके 19 लाख करोड़ रुपए 2 घरों के माफ़ कर दिए। अनेक ऐसे भाजपा के साथी जो कारोबार करने वाले लोग थे, जिनसे भाजपा ने लोन लिया, जिनसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिया, उनको विदेश में भागने की भी छूट दे दी, जो हजारों हजारों करोड़ रुपया खा करके चले गए। इसी व्यक्ति के खिलाफ जो नवीन जिंदल यहाँ से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री ने सभी में ये बात कही थी कि तो 45,000 करोड़ का कोयला खा गया। आज वो साहूकार कैसे हो गया? या तो मोदी जी ने झूठ बोला, अरे या वो चोर है तो फिर मोदी चोर और चक्कों को टिकट कैसे दे रहे हैं? इसका मतलब इस देश को और लुटवाना चाहते हैं ऐसे लोगों को आगे ला करके। जनता ही ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। हमारा विजन देश को आगे बढ़ाना है। हमारा विजन जो है सबसे बड़ा है हमारे अपने प्रदेश की समस्याएं। जब तक रीजनल पार्टियों के लोग ज़्यादा जीत करके नहीं जाएंगे लोकसभा में, अगर नेशनल पार्टियां जीत करके जाएगी तो वो अपनी मन मर्जी के फैसले करेगी। ये फैसला देखा नहीं आपने, 3 काले कानून बना दिए थे। अगर वहाँ पे रीजनल पार्टी के एमपीज की संख्या ज़्यादा होती या इस भाजपा की सरकार में ज़्यादा बड़ा दखल होता उनका, तो फिर इस तरह का फैसला नहीं हो सकता था। ये फैसला कांग्रेस ने किया था, लेकिन कांग्रेस को इसलिए अपना ये बिल वापस लेना पड़ा कि जो सहयोगी दल थे उन सब लोगों ने कह दिया था कि इस तरह के फैसले में हम आपके साथ नहीं हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी लेकिन हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए वापस हुआ। मोदी के पास मेजोरिटी थी और जो साथ वाले पार्टी के जो लोग जो दूसरे इनको समर्थन दे रहे थे उनकी उनको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने इसको ऑर्डिनेंस जारी करके लागू करने का प्रयास किया। इसलिए ज़रूरी है कि रीजनल पार्टियों के लोगों की संख्या बड़ी हो ताकि देश प्रदेश के लोगों पे अपनी मनमर्जी नहीं थोप सके कोई भी राजनीतिक दल। जहाँ जहाँ रीजनल पार्टियों की हुकूमत है वहाँ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं हैं। जब जब रीजनल पार्टियाँ सत्ता में आई है उन्होंने सुख सुविधाएं ज़्यादा प्रदान करी है। चौधरी देवीलाल ने गवर्नमेंट बनाई थी हरियाणा में, गवर्नमेंट बनाने के बाद रीजनल पार्टी में होते हुए बनाई, अपनी पार्टी बना करके बनाई। उन्होंने पेंशन की योजना शुरू करी, देश में कहीं पेंशन नहीं थी, उन्होंने सबसे पहले पेंशन दी और उसका नतीजा ये है कि 100 रुपये जो पेंशन दी थी आज बुजुर्ग को 3,000 रुपये मिलती है। 3,000 रुपये में एक बुजुर्ग आदमी का ठीक ठाक गुजारा होता है। अगर उसकी औलाद उसकी अनदेखी करती है तो वो उस पेंशन के सारे बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जो है अपना टाइम पास करते हैं। इस पेंशन की बढ़ोतरी आगे होगी, कटेगी नहीं कभी। इसी तरह चौधरी देवीलाल ने जब मुख्यमंत्री बने तो किसान पे कर्जा था, किसान परेशान था,
उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये के कर्जे किसानों के माफ़ किए, पूरे देश की किए। उसके बाद जब सत्ता में देश में आए थे, इसी तरह से गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपये कन्यादान के दिए। वो जो कन्यादान का रुपया 5100 दिया था, आज बढ़ करके 1 लाख रुपया हो गया। गरीब आदमी को कितना बड़ा सहारा उससे मिलता है। जच्चा और बच्चा स्कीम चलाई थी, 500-300 रुपये खुराक के दिए थे, ताकि गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे, उसकी माँ को खुराक मिले, उसको पूरा उससे फीड मिले। ये इसके लिए शुरू किया था। अनेक ऐसे काम उन्होंने किए जो बड़े उदाहरण हैं, सारे देश में लागू है। वो रीजनल पार्टियों के किए हुए काम देश में लागू करने पड़े। हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले नगद पुरस्कार की घोषणा करी। 1 करोड़ की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आज पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है, नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत भी हमारी की हुई है। रेडियो का, साइकिल का, टेलीविज़न का पहले टैक्स लगा करता था, टोकन टैक्स कहते थे उसको। वो टोकन टैक्स जो है तम्बाकू पे भी लगता था, वो सारे चौधरी देवीलाल ने माफ़ किए थे। उसके बाद सारे देश में माफ़ हुए। हमने जो रीजनल पार्टियां देश को दे सकती है वो नेशनल पार्टी नहीं दे सकती, उनकी सोच ही अलग है। अब जो मोदी जी है या राहुल गांधी है, इनको क्या पता गेहूं की बिजाई कब होती है, इनको क्या पता धान की कटाई कब होती है, इनको क्या पता नरमे की चुगाई कब होती है, कब खेत में पानी दिया जाता है, कब खाद दी जाती है। इनको तो जो अधिकारी जा करके बता देते हैं कि जी अपने ये फैसला कर लेंगे तो इससे फायदा हो जाएगा। अधिकारी जो है वो बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली है। बड़ा बिजनेसमैन उनको ये समझाता है कि तेरे को इतना पैसा देंगे तो इस स्कीम को लागू करा दे, हमें उससे इतना बेनिफिट होगा। फिर वो अपने कारोबार में उसको परसेंटेज देता है, कहीं उनको अपना जो है पार्टनर बनाता है और इस देश को लूटने का काम करता है। चौटाला साहब, जैसे आपने बहुत फहरिस्त ये लंबी बताई आपने, चौधरी देवीलाल भी एक बार केंद्र की सरकार में, केंद्र की राजनीति में केंद्र बिंदु भी होते थे। पर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ है 1.5 दशक से जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे INLD हो गया या हरियाणा पंजाब में, यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ कमज़ोर क्यों हुई? क्यों लोगों का विश्वास जो है कम होता जा रहा है, और क्यों आपको ये अब दोबारा से जाके बताना पड़ रहा है लोगों को भी कि रीजनल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा? ये भाजपा का कांग्रेस का षड्यंत्र था। इन्होंने षड्यंत्र के तहत आपस में हाथ मिला करके रीजनल पार्टियों को कमजोर किया। आप कोई भी पार्टी को देखो, हमारी को नहीं, मुलायम सिंह की पार्टी को भी तोड़ने का काम किया। बिल्कुल। मुलायम सिंह के भाइयों को उस पार्टी से अलग कर दिया, चाचा भतीजों को लड़ाया आपस में। अब उनके समझ में आ गई, वो इकट्ठे हो गए दोबारा। लालू के परिवार को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, शरद पवार के परिवार को तोड़ दिया। पहले मुकदमे बढ़ाते हैं, फिर उनको डराते हैं, फिर उनको अलग करने के लिए कहते हैं कि मुकदमों की वापसी हो जाएगी, आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जनता जो है उसको इससे ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये परिवार ही खत्म हो गया। वो परिवार नहीं खत्म करते, वो उस रीजनल पार्टी को खत्म करके जनता को कहीं बरगलाने का काम करते हैं। अब जो जनता में नई जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, उसको बहुत इस बात की समझ है, वो बहुत जल्दी ये हर चीज़ को कैच करता है। उसको एकदम से ये बात हिट करती है कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ना कि इनके साथ गलत हो रहा है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकारों का दबाव कुछ पार्टियों पर रहा, वो पार्टियां टूट गई। कुछ समय चौटाला परिवार पर भी ऐसा आया, पर चौटाला परिवार ने क्या डटकर मुकाबला किया और डरे नहीं केंद्र की उन शक्तियों से? कहाँ डरे देखा आपने? हमें जो डरे थे वो चले गए। अगर डरते तो चौटाला साहब 10 साल की कैद थोड़ी काटते, फिर तो हम भी माफी मांग लेते कहीं जा करके। हमने तो कहा था कि हम अपनी सच्चाई पे खड़े हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा ये है आज कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज प्रदेश में फिर शिखर पे खड़ी है। सबको डर है। आप एक चीज देखो, कांग्रेस पार्टी को आज हमारे से बहुत बड़ा डर है। कांग्रेसी रोजाना ये अफवाह फैलाते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर पार्लियामेंट में ज़्यादा सीटें ले जाएगी, ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उनको पता लग गया कि हम पार्लियामेंट में ज़्यादा सीट जीत रहे हैं।
भाजपा कांग्रेस से ये प्रचार करवा रही है ताकि ये दोनों पार्टियां आपस में रह जाए चुनाव में, और हमारी अगर सीटें ज्यादा आती है तो फिर मान के चलो 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी तो जो 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश को लूटा है, हम जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। हम कोई विजिलेंस की इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हम सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। हम तो बाकायदा तौर पे जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, उसका कमीशन का टाइम फिक्स करेंगे कि इतने दिन में इनकी इंक्वायरी करो लुटेरों की। और जो कुछ इन्होंने प्रदेश से लूटा है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, इनसे पैसा वसूल करो, और इनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा दो, और पैसा ला करके जनता पे खर्च करो। इसी तरह इस 9.5 साल में बीजेपी ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी हुई। ये दोनों पार्टियां हमारे से आज इसलिए डरी हुई है कि इनको पता है कि जो बात हम पब्लिक के बीच में कहते हैं, जिस दिन ये पैर में राज वाली जुत्ती फंस गई उसको पूरा कर देते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के भी लीडरों के खिलाफ अगर आपकी सरकार बनती है तो बीजेपी ने तो हमारे खिलाफ, सुन ले एक मिनट, कोई हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा बना करके हमें 10 साल की कैद करा सकता है तो हम तो जुडिशली इंक्वायरी कराएंगे, और उसमें जो फंसेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, वो नहीं बच सकेगा। पर जो बीजेपी ने अंत में आकर के चुनाव के पास आकर के सीएम बदल दिए, उनके इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे बीजेपी का मानना है कि बीजेपी और मजबूत होगी हरियाणा में, आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? भाजपा के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है, खास करके इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर 85% कम्युनिटी है जो खेती से जुड़ी हुई है, जिसे आप किसान कहते हो। वो किसान इतना बड़ा गुस्से में है भाजपा के खिलाफ, चाहे किसी भी चेहरे को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे, चेहरा बदलने से लोग माफ नहीं करेंगे, सजा देंगे, और सजा वोट से देंगे। जेजेपी का अलग हो जाना बीजेपी से, जेजेपी का जिक्र बंद करो, कोई और बात करो। जी, मैं एक बार किसानों के मुद्दे पर आना चाहूंगा। मैं एक बार अपने दर्शकों को जो नहीं जानते उनको बता दूं कि किसान जो बिल थे उनके खिलाफ एक सख्त आंदोलन करते हुए अबे चौटाला जी ने रिजाइन दे दिया था, अल्टीमेटम बाकायदा दे के 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया, और बिल तब तक वापस नहीं हुए। 27 जनवरी को आपने बिल दे दिया। एक बार फिर किसान डटे हुए हैं, फिर वहां पर ही हालात हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उस फैक्टर को आप हरियाणा में कितना, क्योंकि आप किसानों के नेता हैं, कितने जोर मैं लोकसभा में जब जाऊंगा जीत करके, मैं सबसे पहले किसान की बात करूंगा और सरकार को इतना मजबूर करूंगा कि आखिर मेरी बात को मानना पड़ेगा। जो किसान के नाम पे वोट मांग के पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा उससे मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। छोटा साहब, मेरा साहब ये भी प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि चाहे भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, पर जो एक हकीकत होगी, अगर आपका अच्छा प्रदर्शन रहता है ना, लोग का अच्छा प्रदर्शन इन लोकसभा चुनाव में रहता है, तो अगर स्थिति इंडिया अलायंस के हक में जाती हो, या अगर एनडीए में ऐसी स्थिति चाहिए कि आपके साथ की जरूरत पड़े, तो क्या आपने अभी ये सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी का साथ आप दे सकते हो, और अगर दे सकते हैं इन दोनों में से कौन सा दल हो सकता है? मैं एनडीए का किसी कीमत पे साथ नहीं दूंगा। सारी कांग्रेस एनडीए में शामिल हो जाए और कोई पार्टी उसके साथ चली जाए, लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जा सकता, किसी कीमत पे नहीं जा सकता। अच्छा, अगर मैं भाजपा के साथ जाता तो विधानसभा से इस्तीफा क्यों देता? फिर तो मैं भाजपा की ऑफर तो मेरे पास कई बार आई कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अभी ताज़ा घटना है, जब ये नई सरकार, ये नया चेहरा बदला है, उस वक्त मेरे पास एक बहुत बड़े अधिकारी को भेजा, मनोहर लाल खट्टर ने। अच्छा, हाँ, उसने आकर के मुझे ये बात कही कि हम आपका सहयोग चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आपको बड़ा सम्मान दिया जाए। मैंने पूछा कौन सा सम्मान दे रहे हो? कहने लगे जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं बोला मैं चीफ मिनिस्टर का मटेरियल हूँ, डिप्टी वाला नहीं। मैं बनूंगा तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, नहीं एमएलए बन के तुम्हारे घेट में अंगूठा रखूंगा। बीजेपी वाले तो आपके पास आए, तो ये इंडिया अलायंस वाले भी आए थे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो गठजोड़ कर लिया। इन्होंने भी आपको कहा कि हमारे साथ आए? कांग्रेस से बहुत से नेताओं की इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्टनर बने,
लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भाजपा के साथ मिला हुआ है वो नहीं चाहता था कि मैं उस घटक का, गठबंधन का मतलब साथी हिस्सेदार बनूं। हाँ, वो बारी बारी धमकियां देता है इस बात के ऊपर कांग्रेस के अपने नेताओं को कि अगर उनको शामिल कर लिया तो मैं कांग्रेस छोड़ करके चला जाऊंगा। अभी देखते जाना 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और ये कांग्रेस के बड़े नेता इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लात मार के बाहर निकालेंगे। तब उनको समझ में आएगी कि हुड्डा जो है भाजपा से मिला हुआ है। अभी मैं सुशील गुप्ता का इंटरव्यू कर रहा था, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो आप पे इल्जाम लगा देते हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, आप हमारी वोटें खराब करने के लिए अभय कुमार चौटाला यहाँ कुरुक्षेत्र में आए। छाछ तो बोले छाजनी भी बोले। आप ये मान के चलो ये हरियाणा के लोग जो है कुरुक्षेत्र की धरती के लोग ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं। सही में तो किसी गांव में नहीं बढ़ने देना चाहिए, किसी शहर के लोगों को भी इसकी बात सुननी नहीं चाहिए। SYL का फैसला हमारे हक में आया हुआ है। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, उसने एक रेजुलेशन पास किया कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। हमारा पानी है 35 लाख एकड़ फुट, जिससे 35 लाख एकड़ जमीन सिंचित होनी है हरियाणा की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसको लागू करना चाहिए था केंद्र की सरकार। पंजाब की सरकार पहले रेजुलेशन इस तरह का देती है कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। केंद्र की सरकार जानबूझ करके इस मामले को लिंगर ऑन कर रही है, लटका रही है। जो सरकार हमारा पानी रोके वो हमारे यहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा करे और वोट मांगे। लोगों को वोट की बजाय जूतों की माला पहनानी चाहिए और ये काम होएगा। आप देखना कांग्रेस वाले कितने बड़े स्वार्थी हैं जिन्होंने समझौता कर लिया इनके साथ दिल्ली में, हरियाणा में। पंजाब में एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। आप पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसको कहते हैं शराबी है। 4-5 बजे के बाद होश नहीं रहता इसको, और वो आगे से इनको लुटेरा डाकू पंजाब में लूट के खा गए कांग्रेस वालों को कहता है। इस तरह के आरोप लगते हैं कि नहीं लगते? मैं तो खुद पंजाब से आया हूं, तो मैंने अभी आते हुए देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झंडे एक ही गाड़ी पे इकट्ठे लगे हुए हैं। तो हमारे लिए पंजाब में तो वो बड़ी अलग सी तस्वीर हो जाती है, अलग पंजाबियों के लिए। तो फिर आपको ये बताना चाहिए ना कि ये स्वार्थी लोग हैं, ये लोगों की हितैषी नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ का काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे। और एक बड़ा अहम इशू है, मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी विनीत उस पर सवाल करना चाहते हैं आपसे। देश की राजनीति की अगर बात करें तो आज मुद्दों से हटती नजर आ रही है। अगर इन चुनाव की बात करें, बीजेपी बताओ आप, बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, मंगलसूत्र का जिक्र हो रहा है, लेकिन शराब घोटाले जिस तरह हुए हैं या फिर और कई बड़े घोटाले हुए हैं विभिन्न स्टेटों में, उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। जनता से जुड़े जो मसले हैं, किसान हमारे बीच में भी बैठे हैं, इनसे जुड़े जो मसले हैं, इनका जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। चाहे एनडीए की बात करें, चाहे हम इंडिया अलायंस की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? 10 साल से भाजपा ने जो वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया। लोग पूछते हैं कि आपने पहले किए हुए वायदे पूरे क्यों नहीं किए। तो फिर 400 पार की बात करके कहीं अपना पीछा छुड़ाते हैं, कहीं मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं। इसीलिए भाजपा बैकफुट पे है। अब जब ये चुनाव हुए अब तक 289 सीटों पे ना 189 पे हुए हैं, ये चुनाव जो है इसके अंदर इनको फीडबैक मिली है कि भाजपा को जिस स्थिति में आप आंक रहे थे, देखना चाहते थे, उस तरह के नतीजे नहीं आएंगे। तब इन्होंने हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला, मंगलसूत्र की बात करी। वो मंगलसूत्र भी इनके गले की फांद बन गई। अब मोदी नहीं कहता, मंगलसूत्र की बात नहीं करता, अब करता है पिछले 3-4 दिन से। भाजपा साइलेंट है कि नहीं है इसके ऊपर? इसलिए साइलेंट होगी कि ये मंगलसूत्र केवल मुसलमान की बात नहीं है, ये गरीब आदमी को मारने और कमजोर करने की बात है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो आप, इनका भी मैनिफेस्टो पढ़ो।
किसान और कमेरे वर्ग के लिए दोनों ने कुछ नहीं किया। कहीं ये नहीं कानून, इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया उसमें जिक्र नहीं है कि हम किसान को एमएसपी देंगे। दोनों पार्टियों बाहर तो नारे लगाते हैं, राहुल गांधी भी कहता है मैं एमएसपी का कानून बना दूंगा, मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़े लिखे नौजवान बच्चों की जॉब की कोई गारंटी नहीं देता, क्यों नहीं है वो? देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश तरक्की तब करेगा, देश आगे तब बढ़ेगा जब नौजवान बढ़ेगा, जब नौजवान के लिए आप कोई अच्छी पॉलिसीज बनाओगे। उनकी बात नहीं करते, एक केवल महिलाओं की जिक्र करते हैं। अत्याचार कितना है महिलाओं पे? हरियाणा तो बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ की खिलाड़ी बेटियों के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने किया। हैरानी की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों से दुराचार करते हैं। इनके मंत्री जो है उनके खिलाफ आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में कहता है मैं मंत्री को मंत्री पद से नहीं हटाऊंगा। अगर वो इस तरह से मंत्रियों को प्रोटेक्शन देगा तो आम बीजेपी का कार्यकर्ता की हिम्मत बढ़ जाएगी गलत काम करने। अगर उसको सजा देता तो फिर हम ये मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक अहम चटौल इशू साहब, जिस तरह आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आप बीजेपी नेताओं की जांच करवाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे, शराब घोटाले को लेकर विधानसभा में भी आपका रुख देखा था, लेकिन उस घोटाले में कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया कि आखिर जांच सरकार की कहां तक गई, क्या जांच करवाने की मंशा भी थी या नहीं। वो कह रहे हैं उसको शिकायत ही लेकर किसी ने आपका नहीं दी क्या है। स्टैंड है? इन्होंने दो जांच कराई उसकी। पहले एसईटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें डिपार्टमेंट के लोगों को दोषी माना। उसके बाद विजिलेंस से इसकी जांच हुई, उसमें नाम आ गए सबके कि कौन कौन लोग दोषी हैं, किस किस ने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया। फिर उसको दबाने के लिए मुख्यमंत्री ने बयान दिया और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो इसको स्टडी करेगा, फिर हम इसको पब्लिश करेंगे सारी को। चीफ सेक्रेटरी को फाइल दे करके उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। उसके बाद कोई जांच नहीं हुई। अब जब ये अलग अलग हुए, जब पैसे के बंटवारे को लेकर के इनका विवाद बढ़ा, तब मुख्यमंत्री ने, इसने सैनी ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा, कोई शिकायत आएगी। और बहुत जोर से ये बात कही, जांच कराई क्यों नहीं? जांच कराएगा तो मनोहर लाल भी साथ में फंसेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि मनोहर लाल मुख्यमंत्री था, ये उसके मंत्री थे। अगर उसका कोई मंत्री पैसे खाता है तो उसने हटाया क्यों नहीं? उसने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसने इनको प्रोटेक्ट किया है। हर हालत में मनोहर लाल जो है, जितना पैसा हरियाणा प्रदेश का लूटा गया है उसमें सारे में शामिल है। ये कहते ना, वो एक पहले पुरानी कहावत नहीं थी, वो क्या कहते थे कि अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा है। ये सबसे बड़ा लुटेरा है प्रदेश में, इसने सबसे ज़्यादा पैसा खाया है। एक्साइज डिपार्टमेंट की बता देता हूँ तुम्हें, जो शराब की कलेक्शन होती थी, जो पहले दुष्यंत लेता था, इसने अपने आदमी के जुम्मे लगा दी। इसका अपना एक ओएसडी था, अब उसके जुम्मे लगा रखे ये काम कि तू कलेक्शन करेगा। और अब जब कलेक्शन करी तब इनको एहसास हुआ, अंदाजा लगा भी ये तो बहुत बड़ा काम था। ये 9,500 करोड़ रुपए की बात जो आ रही है, ये पैसा सारा का सारा कोरोना काल का है, उसमें लूटा गया, उसमें खाया गया। ये सारी लूट हर हालत में जांच होगी, ये बचेंगे नहीं कोई भी। लेकिन चौटाला साहब, चेहरा बदल के लोगों के बीच जाने की जो ये सियासत हो रही है, क्या कारगर साबित होगी? कोई लोग पागल थोड़े हैं, लोग बहुत शाणे हैं, कोई तुम्हारी बातों में थोड़े आ जाएंगे। एक अहम प्रश्न ये भी है कि आप चौटाला साहब
हरियाणा की राजनीति, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि अगर जिक्र होगा तो चौटाला परिवार का जिक्र होगा, आपका जिक्र होगा, पर जिस तरह अब हरियाणा की जिक्र जो नहीं होगा, हमारे बिना राजनीति हो नहीं राजनीति होगी नहीं। पर ये जो राजनीति है, प्रदेश की राजनीति बीजेपी की सरकार के बाद आने के बाद, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पोलराइजेशन ज्यादा बढ़ रही है? जैसे आंकड़े सामने आ जाते हैं कि ओबीसी जो है वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जनरल ओबीसी एक तरफ जा रहे हैं, जाट एक तरफ जा रहे हैं। क्या आप जाटों के नेता, आप किस चीज को कैसे महसूस करते हैं? गलतफहमी है, ये आप प्रचारक हो उनके। आपको इस बात को पूरी तरह से पहले स्टडी करना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। यहाँ ओबीसी के लोग भी बैठे हैं, यहाँ जनरल के भी बैठे हैं, यहाँ शेड्यूल कास्ट भी बैठे हैं। आप इनसे पहले पूछो कि आप किसकी तरफ जा रहे हो। खेती करने वाला जो है उसमें हर कास्ट है, उसमें जाट भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें गुजर भी है, उसमें झिमर भी है, उसके अंदर अहीर भी है, उसमें नाई है, तेली है, धोबी है, हर कास्ट के लोग हैं। गांव में किसी के पास 1 एकड़ है, किसी पे 2 है, किसी पे 5 है, किसी पे 10 है। वो किसान है। जो लैंडलेस है वो उस खेती से जुड़ा हुआ है, वो उसमें मजदूरी करता है, वो अपने बच्चों का पेट वहीं से पालता है, वो उसी के खेत से गेहूँ लेता है, धान लेता है, उसी के खेत से 10 रुपए की कमाई करता है। गांव का हर व्यक्ति जो है वो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसान है। उसको आप ना बैकवर्ड कह सकते, ना आप शेड्यूल कास्ट कह सकते। ये जहर जो है बीजेपी का घोड़ा हुआ है, ये जहर कांग्रेस का था। कांग्रेस ने भी नारा दिया था, कांग्रेस ने इस देश के अंदर कैसे इस देश के लोगों को बांटा, कैसे मतलब शेड्यूल कास्ट का वोट जो है अपनी तरफ किया। उसने ये कहा कि हम जमीनें ले लेंगे बड़े लोगों की और उनकी जमीनें लेकर के उसका बंटवारा कर देंगे। सीलिंग एक्ट लगा दिया। उस सेलिंग एक्ट जो सिर्फ है किसान के ऊपर है, इंडस्ट्रिस्ट पे नहीं। आज वो कितनी भी जमीन इकट्ठी कर सकता है, वो हजारों एकड़ जमीन इकट्ठी करके उसमें इंडस्ट्री लगा सकता है। कंपनी एक्ट के तहत उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। किसान जो है, मैं जो हूँ, मेरे नाम 30 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। आज भी उस सीलिंग एक्ट का प्रभाव है। गरीब हरीजन को तो दी नहीं जमीन कहीं, केवल नाम लिया उसका कि तेरे को जमीन का मालिक बना देंगे। बिल्कुल, जनता के पास। 1 मिनट जी जी। दूसरा जो आप कहते हो बैकवर्ड का, ये बैकवर्ड का नारा मोदी ने दिया। मोदी ने झूठ बोला देश के लोगों के सामने कि मैं बैकवर्ड हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? देश के प्रधानमंत्री को ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं बैकवर्ड हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया है, उसको ये कहना चाहिए इस देश का हर नागरिक मेरे लिए सबसे बड़ी अहमियत है, मेरे देश के मुल्क के आदमी। अगर वो जात पात की बात करेगा, वो धर्म और मजहब की बात करेगा, तो इसका मतलब देश को खत्म कर रहा है, कमजोर कर रहा है। जनता के पास जनता की अदालत है, जनता आपसे कुछ सवाल लेना चाहती है, क्या कहना चाहिए? तो सवाल है, सबसे पहले तो आज की हरियाणा की जनता किसान आपको आइकॉन मानता है। क्या आने वाले दिनों में इनालो की सरकार बनती है तो किसानों के ऊपर जो कर्जा बढ़ा है, क्या आप उस कर्जे को ये इनालो सरकार माफ करने का काम करेगी? हमारा फैसला है 7 बड़े काम करने का, और बहुत खुल करके हमने उसके ऊपर जिक्र किया है प्रदेश के लोगों के बीच में। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले बुजुर्ग को दिया हुआ सम्मान जो है उसको बढ़ाएंगे। 100 रुपये वाली पेंशन जो 5 लाख लोगों की काट दी गई, उसको ब्याज के समेत बुजुर्गों को देंगे, और नई पेंशन बढ़ाएंगे। 7,500 रुपये पेंशन करके बुजुर्ग का मान सम्मान करेंगे। पहले कर्जा किसने माफ किया था ये बताओ? पहला कर्जा देवीलाल ने किया था, इसीलिए जनता। बैठ जाओ। चौधरी देवीलाल ने किया था ना? जी जी, इसीलिए उम्मीद है जनता आपसे सुनो एक ज्यादा मदद मिनट, करेगी। इस देश में मुआवजे की शुरुआत किसने करी? चौधरी देवीलाल ने करी कि नहीं करी? सन 77 में, बैठ जाना तो एक मिनट वास्ते, 77 में ओलावृष्टि हुई थी। उससे पहले आपदा का कोई पैसा खर्च नहीं होता था। आपदा का पैसा जो है सरकारों के पास पड़ा रहता था। चौधरी देवीलाल ने 300 रुपया पर एकड़ के हिसाब से ओलावृष्टि का पैसा दिया, जो आज 3 लाख से भी ज़्यादा है उस वक़्त का 300। हम गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे, उसका पीला कार्ड बहाल करेंगे और उसमें मकान पक्का बना करके देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। हम
माताओं और बहनों को इस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे। गैस का सिलेंडर इन्होंने मुफ्त में नहीं दिया, किसी ने, बातें सबने करी है। हमारी सरकार बनते ही महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर हर घर में मुफ्त में जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये देंगे ताकि उसको रसोई के पैसे किसी से मांगने नहीं पड़े। आज बच्चे जो विदेशों में जा रहे हैं, इनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि बच्चा विदेश से देश में आएगा, यहाँ करके अपना कारोबार करेगा, उसको सरकारी नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से रह जाएगा, जो कारोबार नहीं कर सकेगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। बिजली की ऐसी व्यवस्था करके दूंगा कि आप भी जो है खुद सारी जगह इस बात का प्रचार करोगे कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ने जो बिजली की व्यवस्था करी है वो देश में कोई नहीं कर सकता। घरों के बाहर लगे हुए मीटर जो ये पड़वाऊंगा, और ये पड़वा करके इस मनोहर लाल खट्टर के दरवाजे के आगे ढेर मरवा दूंगा, और ऐसा मीटर ला के लगाऊंगा जिसकी गरारी 500 पे फंस जाएगी, 500 से ज्यादा बिल नहीं आएगा। ये इस तरह की योजनाएं हैं हमारी जिसको हम लागू करेंगे। कर्जे का जो मामला है, आप निश्चिंत रहो, उसका कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि किसान कर्जे से भी उभरेगा। जी जी, अगला प्रश्न जी, क्या कहना है? सर नमस्कार। सर जैसे कि ये कुरुक्षेत्र देश की सबसे ऐतिहासिक भूमि है और ये पर्यटन के तौर पे देश की सबसे पिछड़ी हुई जगह है। आपका और आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है इसको पर्यटन के तौर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा को बढ़ाने के लिए? कृपया आश्वस्त ये प्रश्न था सर मेरे भी। मथुरा, ये वृंदावन, बहुत अयोध्या, जरूरी है। ये तीनों शहर बहुत सुनो ना, ये बहुत जरूरी था। हैं। इनको मेरी ख्याल शायद इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं अब तक है। जितना बढ़ावा हमारे वक्त में पर्यटन का इस कुरुक्षेत्र को मिला, 3 ऐसी चीज़ें हमने बनाई थी जिससे लोगों का आवागमन बढ़ा और जिसको लोग देखना पसंद करने लगे। ये जो आपका पनोरमा जो है, वो पनोरमा चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको बुला करके उन्होंने उसका उद्घाटन कराया। आज भी पनोरमा में रोजाना मेरी ख्याल है हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। और पनोरमा ये नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी पर्यटन, जब किसी को बढ़ावा देना है, अगर उसको आप साफ सुथरा नहीं रखोगे, आप उसकी देखभाल नहीं करोगे, आप उसका कोई 2 रुपया चार्ज किसी से नहीं करोगे, तो उसकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं। मैंने सारी दुनिया घूम के देखी है। दुनिया में ऐसी चीज़ें जो ऐतिहासिक है, वहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है, उसको पहले अपनी एक टिकट कटवानी पड़ती है और टिकट देख करके उसमें अंदर जाएगा, और फिर वो अंदर जाएगा तो जिसका पैसा खर्च है उसकी ये रुचि हो जाएगी कि मैं इसको समझ के जाऊँ ये क्या चीज़ है। अगर मेरा पैसा ही नहीं लगेगा, अंदर साफ सफाई नहीं होगी, तो मैं बाहर आकर के दूसरे व्यक्ति को, कोई जाएगा उसको ये कहूँगा अंदर मत जाना, गंदगी है। वहाँ अंदर जाने के बाद कोई आपको ये बताने वाला नहीं है कि इसका क्या महत्व है, तो भी आप कुछ नहीं बता पाओगे। इसलिए ये चीज़ें बढ़ानी थी, हमने अपने टाइम में बढ़ाई। ये सरकारें उनकी रख रखाव कितना कर रही है मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हमारा राज बनने के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर पर्यटन बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। और बढ़ेगा नहीं, हम एक पॉकेट बनाएंगे पर्टिकुलर, जिसका अपना अलग से रास्ता होगा जाने का। एक जगह से इंटर करेंगे लोग और दूसरी जगह से निकलेंगे, तो वो कुरुक्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। पब्लिक से एक आखिरी सवाल। उसके लिए हमें चाहिए अलग से ट्रेन की लाइन डाल करके, चाहे उसके लिए हमें बस के लिए कोई बोगी के टाइप बना करके उसका देना पड़े। अब तरीके से काम, मैंने दुनिया देखी है। इन बुद्धुओं ने जिनके हाथ में आज सत्ता है, ये तो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकले हुए। इनको क्या पता कैसे देश को डेवलप करना है, कैसे प्रदेश को डेवलप करना है। मुझे एक भी आदमी बता दो, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, मुख्यमंत्री बनने से पहले पूछ लेना हुड्डा से कि तू कभी दिल्ली के बाहर भी जाके आया था क्या। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो बहुत मौका मिलता है बाहर जाने का। हम तो पैदा हुए तब बाहर जाने लगे थे, तब से दुनिया देखने लगे थे। जो चीज़ें हमें पता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बहुत बड़ा विजन था। कांग्रेस वालों ने इस प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे,
उनकी सोच थी कि यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिले। गुड़गांव के अंदर हम कसिनो बनाना चाहते थे, गुड़गांव के अंदर हम जो है वो फिल्म सिटी लेना चाह रहे थे, गुड़गांव के अंदर और बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे थे। इन कांग्रेस वालों ने विरोध किया, लोगों को गुमराह किया, उससे नुकसान हुआ। अगर उस वक्त कसिनो आ जाता, हरियाणा टैक्स फ्री स्टेट होती है आज, फिर गोवा में क्यों खोल दिए कसिनो? आखिरी 3 प्रश्न करना चाहूंगा मैं। ना, धन्यवाद आप। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के, आप जो हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैंने आपको सिर्फ बता 2-3 दिया। मिनट लूंगा मैं आपके। मैंने बता दिया, यहाँ कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ नशा बिकता है, यहाँ पे माफिया है, खनन माफिया है, शराब माफिया है, जो सरकार के संरक्षण में काम करते हैं। यहाँ पे जब मंत्री एक लड़की को उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करता है और उस मंत्री को अगर बताया जाता है तो स्टेट में कानून व्यवस्था का जिक्र। आखिरी प्रश्न, सेमीफाइनल है आपका ये, फाइनल फिर विधानसभा का चुनाव होगा। इस सेमीफाइनल में इनेलो को कितनी सीटें आ रही हैं 4 जून को? 4 तारीख को बताऊंगा। बिल्कुल, हमारे साथ धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। ये थे चौधरी देवीलाल के पोते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला, जो एक बार फिर चुनाव मैदान में है, और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन का नहीं बल्कि विधानसभा इलेक्शंस जो होंगे हरियाणा में इस साल, उसकी भी तस्वीर लेकर के जनता के बीच में है। और क्या जनता के सामने जो इन्होंने पक्ष रखा, आप सब खुश हैं? अपनी टीम विनीत, देवेंद्र, आनंद, जतिन और जस्सी के साथ मैं हिमांशु गाबा, दैनिक सवेरा टीवी, कुरुक्षेत्र।